नमस्कार। दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम पिछले हफ्ते जितनी भी जगह या अवस्थिति जो खबरों में रही उनको मानचित्र के सहायता से सवालों से संबंधित कर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। तो पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से पहला कथन है ग्रेटर एंटिलीज लेसर एंटिलीज के दक्षिण में स्थित है, और दूसरा कथन है क्यूबा ग्रेटर एंटिलीज का सबसे पश्चिमी द्वीप है जबकि जमैका सबसे पूर्वी द्वीप है। अब जल्दी से एक बार मानचित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखिए, जो पहला कथन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर एंटिलीज यहाँ है और लेसर एंटिलीज ये, और कहा गया है कि ग्रेटर एंटिलीज लेसर एंटिलीज के दक्षिण में अवस्थित है, जबकि हम देख रहे हैं कि जो ग्रेटर एंटिलीज है वो लेसर एंटिलीज के कहाँ, उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। तो पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरे कथन की अगर हम बात करें तो क्यूबा ग्रेटर एंटिलीज का सबसे पश्चिमी द्वीप है। तो क्यूबा जो ग्रेटर एंटिलीज है उसके जो द्वीप हैं उसमें शामिल है क्यूबा, जमैका, हिस्पैनियोला और प्यूर्टो रिको। अब उसमें कहा गया है कि जो क्यूबा है वो सबसे पश्चिमी द्वीप है, तो बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, यहां तक स्टेटमेंट सही हो जाता है, जबकि जमैका सबसे पूर्वी द्वीप है। अब अगर हम जमैका की अवस्थिति को देखें तो क्या यह पूर्वी द्वीप है? नहीं। प्यूर्टो रिको पूर्वी द्वीप है, इसको हम दक्षिणी तो मान सकते हैं सबसे, लेकिन पूर्वी नहीं कहा जा सकता। तो ओवरऑल ये जो स्टेटमेंट है, ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। सवाल में पूछा गया था कि कौन सा या कौन से कथन सही है, तो उत्तर कौन सा सही होगा जिसमें कोई भी कथन सही ना हो, ना तो एक और ना ही दो, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। आप में से अधिकतर लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर कमेंट भी किया है, और हमारी गुजारिश है कि न केवल उत्तर बल्कि प्रोग्राम से संबंधित कोई भी प्रतिक्रिया जो इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है, आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर शामिल करें। अब आज के सेशन के पहले सवाल की बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उत्तरी बुर्किना फासो में हुए एक बम धमाके में 15 सैनिकों की मौत हो गई और फ्रांसीसी सैनिक तकरीबन 9 साल बाद माली से वापस लौट गए हैं। अब सवाल बना है कि निम्नलिखित में से किन देशों का संबंध पश्चिम अफ्रीका से है। यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ देशों का समूह दिया हुआ है ऑप्शंस में अलग अलग, और पूछा गया है कि इनमें से कौन पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है। तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला है तंजानिया, केन्या, युगांडा। सेकंड है सिएरा लियोन, माली, लाइबेरिया। तीसरा है लीबिया, टूनेशिया, चाड, और अंतिम है मलावी, जाम्बिया और मोजाम्बिक। एक बार हम इसे नक्शे पर देख लेते हैं। तो देखिए, टूनेशिया, लीबिया और चैड ये सब कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका का क्या है, ये हिस्सा है। अगर बात हम करें केन्या, युगांडा और तंजानिया की, तो ये पूर्वी अफ्रीका, और जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और मालावी ये कहाँ का हिस्सा हो गए? ये हो गए दक्षिण अफ्रीका का। जबकि सवाल में क्या पूछा है, पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित कौन है, तो ऑप्शन में दिए गए माली, सिएरा लियोन और लाइबेरिया, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पश्चिमी अफ्रीका से। तो उत्तर भी क्या होगा? सिएरा लियोन, माली और लाइबेरिया, यानी बी इसका सही उत्तर है। अगर यहाँ पश्चिम की जगह पूर्वी दिया होता तो निश्चित तौर पर उत्तर बदल जाता। तो इसीलिए ऑप्शंस वो दिए गए हैं जो लगभग सभी दिशाओं से संबंधित है, चाहे वो उत्तर हो, चाहे पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विलियम रूटो को केन्या के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश विक्टोरिया झील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? विक्टोरिया झील से कौन सीमा साझा नहीं करता है, ये पूछा गया है। और कौन कौन से देश दिए गए हैं? केन्या, तंजानिया, युगांडा या मलावी। फिर से एक बार मानचित्र पे जल्दी से हम इसे देखेंगे। तो ये है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वह ये है कि विक्टोरिया लेक को इक्वेटर विक्टोरिया लेक से होकर गुजरती है। ठीक है। अब अगर देखें तो युगांडा
इसकी से सीमा साझा करता है, केन्या भी साझा करता है और तंजानिया भी साझा करता है। जबकि अगर हम मालावी को देखें तो मलावी कहाँ अवस्थित है, लेक मलावी के पास अवस्थित है। तो विक्टोरिया से इसका सीमा साझा ये नहीं करता है, इसका संबंध नहीं है। मलावी का संबंध किससे है, मलावी लेक से है। तो डी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। मिस्र के काहिरा कॉप्टिक चर्च में भीषण आग लगने की वजह से अभी तक कम से कम 41 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। प्रश्न है कि दक्षिण से उत्तर दिशा में मिस्र के निम्नलिखित क्षेत्रों को व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर दिशा में व्यवस्थित करना है और कौन कौन से क्षेत्र हैं, असवान बांध, नासिर झील, नील डेल्टा और स्वेज खाड़ी। हम सभी जानते हैं कि निश्चित तौर पर नील डेल्टा जो है वो उत्तरतम बिंदु पर है। तो अभी के लिए हमें ये समझ में आ रहा है कि अंत में 3 होना जरूरी होगा, बाकी अभी देख लेते हैं नक्शे पर। तो ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे उत्तर में कौन है, सबसे उत्तर में नील डेल्टा है और नील डेल्टा तीसरे नंबर पर है और दक्षिण से उत्तर की बात की गई है। तो अंतिम में कौन आएगा, जो सबसे उत्तर में होगा। सबसे उत्तर में है नील डेल्टा। देखिए नील डेल्टा यहाँ सबसे उत्तर में। उसके बाद है गल्फ ऑफ स्वेज, असवान डैम और लेक नासर। अब हमें कहा गया है दक्षिण से उत्तर, तो इस क्रम में लेक नासर सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा असवान डैम, फिर गल्फ ऑफ स्वेज और फिर डेल्टा, किसका, नील डेल्टा। ठीक, तो नील डेल्टा जैसा हमने कहा था अंत में आएगा। सबसे पहले नासिर झील, उसके बाद असवान बांध, उसके बाद स्वेज खाड़ी और उसके बाद नील डेल्टा। 2143 2143 ऑप्शन है डी और यही इसका सही उत्तर है। हाल ही में हुए एक शोध से पता चला है कि भूमध्य सागरीय जल में समुद्री जीवों की कई एलियन और नॉन नेटिव प्रजातियां हैं। अब सवाल बना है कि एक व्यक्ति भूमध्य सागर के माध्यम से इजराइल से स्पेन की यात्रा करता है। यात्रा के दौरान जिन जल निकायों से होकर वह गुजरेगा उसका सही क्रम क्या है। देखिए, इस सवाल को जो बनाने का पर्पस है वह यह है कि क्या आपको भूमध्य सागर में जितने जल निकाय हैं उनका क्रम पता है या नहीं पता है। अगर उनका क्रम पता होगा तो उनसे जो संबंधित देश हैं उनका क्रम भी जो याद करना होगा वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक बार जब मेडिटेरियन सी के सभी जल निकायों का क्रम आपको याद होगा तो सवाल चाहे इजराइल से स्पेन का पूछा जाए या फिर किसी और देश का, सवाल हल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अगर हम मानचित्र पर देखें तो यहां से इजराइल से कहां जाना है, स्पेन जाना है। तो सी ऑफ क्रेट पहले, आयनियन सी उसके बाद, तेहरेनियन सी उसके बाद और फिर अल्बोरन सी। अगर इस क्रम में कुछ भी उलटफेर है, क्योंकि ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, एल्बोरन सागर सबसे पहले दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम उन ऑप्शन को हटा देंगे जिसमें एल्बोरन सागर सबसे पहले दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहां से वहां जाना है ना कि वहां से यहां। तो 2 ऑप्शन या एक ऑप्शन हमारा पहले से हट जाता है, ए ऑप्शन हमारा हट जाएगा क्योंकि एल्बोरन सागर तो सबसे शुरू में हो ही नहीं सकता। अब अगर हम बात करें आयनियन सागर की, तो क्रेते या क्रेटे सागर जो है वो उसकी जो अवस्थिति है वो आयनियन सागर से पहले है, पूर्व की तरफ, ये देखिए। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा जिसमें आयनियन सागर को क्रेटे सागर से पहले दिया होगा। कौन कौन से ऑप्शन है, ये और ऑप्शन डी। तो उत्तर तो हमारा डेफिनेटली सी है, लेकिन क्रम देख लेते हैं क्या सही दिया है। क्रेटे सागर, आयनियन सागर, तेहरेनियन सागर और एल्बोरन सागर। तो ऑप्शन सी इसका क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। ईरान ने सलमान रुश्दी और उनके समर्थकों को ही उन पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इराक के शीर्ष न्यायिक निकाय का कहना है कि उसके पास देश की संसद को भंग करने का अधिकार नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट है, वेस्ट बैंक में हुई एक फायरिंग की घटना में कुछ इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। अब जो कथन है उनको हम देख लेते हैं। अल जजीरा क्षेत्र पूरी तरह से केवल इराक और ईरान के अंतर्गत आता है। तो एक बार हम देखते हैं अल जजीरा क्षेत्र।
तो ये जो आप ब्राउन कलर से देख रहे हैं ये पूरा क्षेत्र है अल जजीरा, कहा गया है इराक और ईरान के अंतर्गत आता है। तो देखिए इराक के अंतर्गत तो ये क्षेत्र आता है लेकिन ईरान से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ईरान वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन स्टेटमेंट गलत होने के अलावा हम देख लेते हैं और कौन कौन से देश इससे संबंधित है। तो तुर्की इससे संबंधित है, इराक संबंधित है ही, और सीरिया, सीरिया का ये क्षेत्र भी संबंधित है। तो सीरिया भी एक देश हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। उर्वर अर्धचंद्र यानी फर्टाइल क्रिसेंट एशिया महाद्वीप और अफ्रीका तक ही सीमित है। फर्टाइल क्रिसेंट ये है, और फर्टाइल क्रिसेंट को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सिविलाइजेशन। और ये मिडिल ईस्ट में अवस्थित है, इसे कहते हैं सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना। तो ये जो एरिया है ये सऊदी अरब वाला एरिया है, और इधर क्या है, अफ्रीका है, ये पर्शियन गल्फ है ना। तो ये वाला जो है ना ये कहलाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन या फिर फर्टाइल क्रेसेंट। तो ये बिल्कुल सही है, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका तक ही सीमित है। फिर है यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और ओमान की खाड़ी में जाने से पहले इराक में मिल जाती हैं। देखिए यूफ्रेटस और टिग्रिस, इनकी चर्चा हम कई बार अलग अलग एपिसोड्स में कर चुके हैं। टिग्रिस को क्या कहा जाता है, दजला, और यूफ्रेटस को क्या कहा जाता है, फरात। इन पर एक पूरा एक क्वेश्चन बनाया गया था बहुत डिटेल में, जिसको हमने कवर किया था। तो अगर इनको हम देखें दोनों नदियों को, तो ये पर्शियन गल्फ में गिरती हैं, ना कि गल्फ ऑफ ओमान में। गल्फ ऑफ ओमान तो इसके आगे है, तो ये दोनों जो गिरती हैं वो गिरती हैं पर्शियन गल्फ में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत। कहा गया है कि सही कथन कौन है, तो सही कथन कौन है, केवल दो। तो एक ही कथन सही है, केवल एक कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इक्वाडोर के एक शहर में भीषण विस्फोट की वजह से आपातकाल की घोषणा की गई है। सवाल है कि निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा ब्राजील के साथ नहीं लगती। देखिए साउथ अमेरिका में की जो एक बड़ी खासियत है कि ब्राजील जो देश है वह पूरे कॉन्टिनेंट के लगभग सभी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन कुछ देश हैं जिनसे वह सीमा साझा नहीं करता, उन्हीं को हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो इक्वाडोर और चिली, वेनेजुएला और सूरीनाम, बोलीविया और पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो देखते हैं एक बार, ये है ब्राजील, और देखिए सूरीनाम, वेनेजुएला सीमा साझा हो रही है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर दूसरा जो हमें कपल दिया हुआ था, जो जोड़ा था, वो था पराग्वे और बोलीविया, तो इन दोनों की भी सीमा पूरी तरीके से साझा होती है। इधर अर्जेंटीना और उरुग्वे, इनकी भी सीमा क्या है, साझा हो रही है, किससे, ब्राजील से। केवल इक्वाडोर दिए गए ऑप्शंस में और चिली ही ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे साझा नहीं होती, ब्राजील से साझा नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा इक्वाडोर और चिली, ऑप्शन ए। तेज बारिश के कारण आई बाढ़ ने दक्षिण कोरिया के सियोल में भारी तबाही मचाई है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में कोविड प्रतिबंधों को हटा दिया है। कोरियाई प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जेजू आइलैंड का संबंध दक्षिण कोरिया से है। जेजू आइलैंड, एक बार देखते हैं जेजू आइलैंड, तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया के दक्षिण की तरफ है ये है जेजू आइलैंड, और इसका संबंध किससे है, दक्षिण कोरिया से है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, पहला स्टेटमेंट हो जाता है सही। यालू नदी जापान सागर में जाकर गिरती है। अगर यालू नदी को देखें तो चाइना और रशिया के आसपास से ये बहती हुई कहाँ गिरती है, ये गिरती है, ये पूरा ये गिरती है येलो सी में, येलो सागर में, ठीक है। अब येलो सी में गिरती है, और स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये
जापान सागर में जाकर गिरती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। कोरिया स्ट्रेट कोरियाई प्रायद्वीप को जापान से अलग करता है। देखें तो देखिए, कोरिया स्ट्रेट है वो कोरियाई प्रायद्वीप को किससे अलग करता है, जापान से, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र किसका है, जापान का, और इधर क्या है, कोरियाई प्रायद्वीप, और इन दोनों के बीच में कोरिया स्ट्रेट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। पूछा है कि कौन सा कथन या कौन से कथन सही है, तो कौन से कथन सही है, 1 और 3, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डेनमार्क इन दिनों प्रवासियों और शरणार्थियों पर कड़ा रुख अपना रहा है। अब जो सवाल है वो डेनमार्क से ही संबंधित होगा। एक व्यक्ति लंदन से वॉर्सो के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वॉर्सो से ओस्लो और तीसरी रेखा ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ठीक है, यहाँ लंदन, यहाँ ओस्लो और यहाँ वॉर्सो। तो ये लाइन खींचता है और कहा गया है कि ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा, लातविया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या डेनमार्क। देखते हैं एक बार। तो यहाँ है ओस्लो, यहाँ है लंदन और यहाँ है वर्सो। अगर इनको एक सीधी रेखा से मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लातविया। लातविया तो इस त्रिभुज के आसपास भी नहीं है, यहाँ है लातविया। ठीक, अब दूसरा जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो है जर्मनी। तो जर्मनी देश का कुछ हिस्सा तो यहाँ पर आता है, ये वाला बर्लिन, लेकिन फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख ये सब नहीं आते हैं, है ना। तो देश पूरी तरह से स्पेशली लिखा गया था, तो जर्मनी भी क्या नहीं हो सकता इसका, जर्मनी भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। अगला है स्विट्जरलैंड। तो देखिए स्विट्जरलैंड तो बहुत नीचे की तरफ है, यहाँ स्विट्जरलैंड का कोई लेना देना है ही नहीं। इकलौता डेनमार्क ऐसा देश है जो पूरी तरह से किसमें, इस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है। तो उत्तर क्या होगा, क्योंकि पूरी तरह पूछा है, जर्मनी हो सकता था अगर पूरी तरह ना दिया होता। तो पूरी तरह डेनमार्क आ रहा है, तो उत्तर होगा डी। इस तरह के सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि एक इमेजिनेशन आपकी बन जाती है। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, एग्जैक्टली ये तो नहीं आएगा, यूपीएससी ये तो नहीं पूछ लेगा, तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा तो उसे हल करने में कई बार ये इमेजिनेशन बहुत काम आती है। अभी हम जो यूपीएससी का सवाल देखेंगे बहुत डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, जिसको आज हम अंत में जिसकी हम चर्चा करेंगे। भूस्खलन के कारण कोडाई कनाल घाट रोड की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। दक्षिण भारत की निम्नलिखित जियोलॉजिकल विशेषताओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। पल्लवरम पर्वतमाला, कोल्लिमलाई पर्वतमाला, पलानी कोडाई कनाल और मदुरै। ये सभी तमिलनाडु में अवस्थित हैं, और अगर इनका क्रम देखें तो पल्लवरम, कोल्लिमलाई, उसके बाद पलानी कोडाई कनाल और मदुरै। तो लगभग जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही क्रम इनका है भी, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि पूछा क्या है, उत्तर से दक्षिण। अगर दक्षिण से उत्तर पूछा होता तो क्रम बिल्कुल बदल जाता। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी क्या हुआ, इसका सही उत्तर है। कोरबा जिले में भारी बारिश के कारण कई सड़कें बह गई और कई नाले उफान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की मानक मध्याह्न रेखा के सबसे निकट स्थित है। राउरकेला कहाँ स्थित है, ओडिशा, भोपाल एमपी, कोरबा छत्तीसगढ़ और अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। तो अब इसको हम देखते हैं कि मानक मध्याह्न रेखा से कितनी दूर है। तो ये है मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 23 मिनट। अगर हम भोपाल को देखें तो देखिए भोपाल से इसकी दूरी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, यहां से यहां तक, है ना। फिर वहीं अगर हम अनंतपुर को देखें तो भोपाल से कुछ कम दूरी पर स्थित है, भोपाल सबसे अधिक दूर दिखाई दे रहा है फिलहाल। राउरकेला को अगर हम देखें तो उसकी दूरी और कम दिखाई दे रही है, किससे, अनंतपुर से। लेकिन अगर हम कोरबा को देखें तो देखिए कोरबा बहुत ज्यादा नजदीक है, ये है कोरबा, सिर्फ इतनी सी दूरी पर है। तो सही सबसे करीब कौन हुआ, कोरबा। तो उत्तर कौन हुआ,
ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रदीप सांगवान के हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा की और 5 सालों में लगभग 800 टन से अधिक का कचरा इकट्ठा किया। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय भारत के 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। तो देखिए हिमालय जो है वो भारत के 10 राज्यों में ना होकर कितने राज्यों में है? 11 राज्यों में अवस्थित है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। लेकिन ये इसकी वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे, पहले ये 11 राज्य देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम 8, 9, 10 और 11th कौन है? 11वां है पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र भी जो है उसके अंतर्गत भी हिमालय अवस्थित है। तो वेस्ट बंगाल को भूलना नहीं है। तो कितने राज्य हो गए? टोटल 11 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से केवल सेंट्रल हाईलैंड से बना है। सेंट्रल हाईलैंड्स यानी मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। तो कहा है कि जो मध्य प्रदेश है वह पूरी की पूरी तरह मध्य उच्च भूमि से बना है। हम जानते हैं अच्छे से, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा भी होगा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है वह 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? मध्य उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा दक्कन का पठार। तो इसमें कहा है कि जो मध्य प्रदेश है वह केवल पूरी की पूरी तरह मध्य उच्च भूमि से बना हुआ है। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर आपको दिखाई दे रहा है ये तो है क्या? मध्य उच्च भूमि वाला क्षेत्र। लेकिन क्या मध्य प्रदेश का जो नीचे वाला हिस्सा है वह भी मध्य उच्च भूमि से बना है? नहीं बना है। और मध्य उच्च भूमि क्षेत्र कौन सा कहलाता है? जो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जिसमें मालवा के पठार का अधिकतर भाग में जो फैला हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मध्य उच्च भूमि। जबकि यहाँ पर ये जो है ना ये क्या है? दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है। तो सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पूछा है कौन से कथन सही नहीं है। तो कौन से कथन सही नहीं है? दोनों ही कथन सही नहीं है। हीराकुंड बांध से छोड़े गए पानी की वजह से ओडिशा के संबलपुर में लगभग 100 घर जलमग्न हो गए हैं। तमिलनाडु के मेट्टूर के स्टेनली जलाशय का पानी अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। अब निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इधर बांध दिए गए हैं और इधर नदी दी गई है। तो एक बार देखते हैं कौन कौन से बांध हैं। रामागुंडम, पंचेत, मेट्टूर, हीराकुंड और तिलैया। नदियां दी गई हैं बराकर, गोदावरी, दामोदर, कावेरी और महानदी। उम्मीद है आप इनमें से मैक्सिमम को जानते होंगे कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर है। मानचित्र पर अगर हम देखें तो हीराकुंड से शुरू करें। हीराकुंड महानदी सब जानते हैं। रामागुंडम कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। फिर बात करते हैं मेट्टूर, मेट्टूर है कावेरी पर। उसके बाद पंचेत की बात करें तो दामोदर और तिलैया की बात करें तो बराकर नदी पर स्थित है। अब इनको हम क्या कर लेते हैं? सुमेलित कर लेते हैं। तो अभी हमने जैसा कि देखा कि रामागुंडम गोदावरी, ठीक है। पंचेत कहाँ था? दामोदर। नीचे से देख लेते हैं तिलैया, बराकर, हीराकुंड कहाँ था? महानदी और मेट्टूर कावेरी, ठीक। तो इसमें ई फर्स्ट, सबसे पहले देखते हैं कि किसमें ई का फर्स्ट दिया हुआ है, उसी हिसाब से ऑप्शन कैंसिल कर देंगे। तो 3 ऑप्शन में से कोई एक सही है, इसको हमने क्या कर दिया है? एलिमिनेट कर दिया है। फिर डी फिफ्थ, डी फिफ्थ। अब अगेन इसको बाहर कर देते हैं। इन दोनों में से कोई सही उत्तर है। अब देखते हैं हम ए का ऑप्शन किसमें सही दिया है। A2, A2 किसमें है? बी ऑप्शन में। तो हमारा उत्तर जो आया वो कौन आया? बी, यही था। एक बार युग्मांक भी देख लीजिएगा फिर से।
अब अगले सवाल की बात करें। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 51। देखिए कितना जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एकदम। टर्की किन के मध्य स्थित है? बिल्कुल सीधा सपाट सवाल है। काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। तो बहुत अच्छे से सब उत्तर जानते ही होंगे, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में अवस्थित है। तो क्या होगा उत्तर? भूमध्य सागर और काला सागर, यानी बी इसका सही उत्तर है। तो कई बार बिल्कुल सीधे सपाट सवाल भी पूछे जाते हैं जो मानचित्र पर आधारित होते हैं। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उसी अक्षांश पर अवस्थित है जिस पर बांग्लादेश का चटगांव स्थित है? ग्वालियर, कोटा, बालासोर या जामनगर? उत्तर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें, साथ ही अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमें इंतजार रहता है। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होती है। नमस्कार।